हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि पूरा पूरा लिखा हुआ है कि इस थंबनेल में आपको जानना है मीन के बारे में। मीन क्या होता है, मीन कैसे निकाला जाता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होती है और साथ साथ रेंज क्या होता है। यानी कुल मिला के सारी चीजें आपने देखी होगी थंबनेल में, तभी आप मेरे साथ टिके हुए हैं। अब बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए मैं ये बताता हूं ये किसके किसके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। अगर आप क्लास 7 के स्टूडेंट हैं, आप क्लास 7 के स्टूडेंट है तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साथ ही साथ आप किसी भी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट की, या फिर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और साथ ही साथ अगर आप 7th ऑनवर्ड्स किसी भी क्लास में है तो कभी ना कभी इस वीडियो की जरूरत आपको पड़ सकती है। वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर रेलवे, एसएससी, मीन मीन बोले तो एवरेज वहां पे आता है। तो हम बिल्कुल बेस से जानेंगे सिर्फ मीन के बारे में, किस तरीके से मीन होता है, और साथ साथ फॉर क्लास 7 हम जानेंगे कि कैसे हम एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं, दैट मीन जिसको हिंदी में हम कहते हैं बारंबारता श्रेणी। अब जैसे मैं कुछ लिख रहा हूं, मैंने लिखा यहां पे डेटा, मैंने लिखा यहां पे मीन, और मैंने लिखा यहां पे रेंज, और मैंने लिखा मीन ऑफ टेबुलर डेटा। टेबुलर डेटा का मतलब बेटा होता है कि टेबल जब बनी होगी उसका हमको मीन निकालना होगा। और अब हम जरा इन पे चर्चा करते हैं। और एक चीज और छूट गई, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यानी कि इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम क्या पढ़ने वाले हैं, इन्हीं के बारे में आप पढ़ेंगे। और ये मेरा दावा है कि वीडियो खत्म होगा आपके दिमाग में ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। अब सबसे पहले हमें अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पढ़ना है तो सबसे पहले हमें समझना होगा व्हाट इज डेटा माय डियर स्टूडेंट्स। अब डेटा क्या होता है, आपने सुना होगा अपने टीचर्स को कहते हुए अभी उनका डेटा नहीं आया, अभी हमारे पास डेटा नहीं है कितने स्टूडेंट्स हमारे पास एडमिटेड हुए हैं, अभी हमारे पास डेटा नहीं है कितने स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आए हैं, अभी हमारे पास डेटा नहीं है कि कितने बच्चे उस ट्रिप पे जा रहे हैं। या फिर ऐसे आपने सुना होगा कि एक जैसे इंक्वायरी ऑफिस में सर अभी हमारे पास डेटा नहीं आया है। ये तो आपने सुना होगा, डेटा 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 डेटा। अब जरा बात करते हैं होता क्या है डेटा। डेटा सिंपली क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, ऑब्जर्वेशंस एंड नंबर्स, या यूं कह लें इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। यानी जो भी हमारे पास आंकड़े हैं उसको जब हम कलेक्ट करते हैं तो वो हमारा कहलाता है डेटा। यानी कि जो, अब जैसे इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। सपोज करिए लिखा हुआ है कि मैं आपको यहां पे लिख देता हूं, सपोज करिए 20 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं आपको डेटा भी समझा दूंगा और साथ साथ मैं आपको इसी से समझा दूंगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यानी यहां पे क्या लिखा होगा, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, ऑब्जर्वेशंस एंड नंबर्स, और इन टर्म्स ऑफ नंबर, और इन टर्म्स ऑफ नंबर, यानी कि जो संख्या के रूप में हमें मिले वो कहलाएगा हमारा डेटा स्टूडेंट्स। अब मैंने क्या बोला कि 20 स्टूडेंट्स हैं, तो जैसे ही ये मैं टेबल खत्म फिनिश करूंगा तो आपको डेटा भी समझ में आ जाएगा और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी बहुत आसानी से आप सीख जाएंगे। डेटा को हिंदी में हम कहते हैं आंकड़ा या आंकड़े, ठीक है। मीन होता है हमारा माध्य, रेंज होता है हमारा परिसर। ये सब 7th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ जो भी स्टूडेंट सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां पे एमसीक्यूज आते हैं कॉन्सेप्चुअल, तो बहुत ध्यान से बने रहे वीडियो में। देखिए 20 स्टूडेंट्स है, मैं मान लेता हूं कि इनका जो 20 मार्क्स का एक टेस्ट था, 20 मार्क्स का टेस्ट था, तो सारे बच्चों के मार्क्स आए। तो मार्क्स कुछ इस तरीके से थे, 13, 12, 6, 7, 8, 12, 9, 13, 17, 18, 12, 13,
12, 8, 6, 9, 13, 13, 12 एंड 15. 1, 2, 3, 6, 10, 20. अब ये बेटा जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स, तो जैसे कि सर ने बोला कि 20 बच्चों को कितने नंबर आए, तो मतलब कितने बच्चों का टेस्ट हुआ, तो किसी ने बताया 20 बच्चों का टेस्ट हुआ. अब वहीं पे बोला गया कि कितने मार्क्स आए उनके, तो ये क्या है, ये डेटा है, ये क्या है, दीज आर डेटास, और ये क्या है, ये आंकड़े हैं. ये तो है कि अलग अलग नंबर्स के अलग अलग ऑब्जर्वेशंस को हमने क्या किया, इकट्ठा जोड़ लिया, तो और हमने बता दिया कि ये हमारा कलेक्शन है. क्या है, कलेक्शन, यानी कि अलग अलग आंकड़ों को हमने एक साथ जोड़ा है, तो वो हमारा कहलाता है आंकड़ा. ठीक है. अब इसी से हमको बनाना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जिसको कि हिंदी में बेटा हम लोग बोलते हैं बारंबारता श्रेणी. ठीक. अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना. बोथ 7th क्लास एज वेल एज सीटेड स्टूडेंट, बोथ 7th क्लास एज वेल एज सीटेड स्टूडेंट, बोल रहा हूं तो सुन लेना, कभी गलती नहीं करोगे. इसको एक क्वेश्चन बताऊंगा, हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा कि कैसे करना है. देखो यहां पे 3 टेबल आपका, जब भी आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे तो आपके 3 कॉलम्स बनेंगे. ठीक ठीक सर. पहला कॉलम होगा आपका टैली मार्क्स का, जिसको कि हिंदी में भी हम टैली चिन्ह कहते हैं. उसके बाद आपका होगा फ्रीक्वेंसी, और इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बारंबारता. ठीक. और आपको टेबल बनाना है, आप स्टूडेंट है तो आपको प्रॉपरली बनाना है. आप ऐसे बस बना के छोड़ दो, आपको प्रॉपर ऐसे बनाते हुए फिर इसको भी मैं कंप्लीट करूंगा. देखिए जो ये वाला कॉलम है बच्चों, ये 2 जो कॉलम है, हर बार चाहे क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हो, आपको आंख बंद करके या फिर यूं समझ ले, हमेशा याद रख के ये याद रखना है कि दूसरा कॉलम हमेशा हमारा टैली चिन्ह का होगा या टैली मार्क का होगा, और तीसरा कॉलम हमेशा हमारा फ्रीक्वेंसी का होगा. दूसरा कॉलम हमेशा टैली मार्क्स टैली चिन्ह का होगा, और तीसरा कॉलम हमेशा हमारा फ्रीक्वेंसी का या बारंबारता का होगा. जो ये वाला कॉलम है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होगा. जैसे इसमें लिखा है 20 मार्क्स टेस्ट, तो यहां पे हम क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स, हम लिख देंगे मार्क्स ऑब्टेन्ड, यानी बच्चों के क्या नंबर आए, यानी कि प्राप्त अंक, जिसको कि हिंदी में हम कहते हैं. ठीक है. अब किसी और क्वेश्चन में होता नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय ए बैट्समैन, तो आपको टैली मार्क वही रखना था, फ्रीक्वेंसी वही रखना था. आपको चेंज कहां करना था बच्चों, यहां पे आपको चेंज करना था. ठीक. अब हम लोग आते हैं आगे. सबसे पहले जो भी आपका डेटा दिया हुआ है, जो भी आपके आंकड़े दिए हुए हैं, आपको असेंडिंग ऑर्डर में, किसमें बच्चों, असेंडिंग ऑर्डर, दैट मींस आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम में इन आंकड़ों को लगाना है. मतलब सबसे छोटी संख्या क्या देख रहा हूं मैं, सबसे छोटी संख्या मेरे हिसाब से 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है, 10 नहीं है, 11 भी नहीं है, 12 है, 13 है, और 12 है, 13 है, 14 नहीं है, 15 है, 17 है, 18 है, 19 नहीं है. अब इसमें होता क्या है कि जितनी बार जो नंबर आता है, आपको क्या करना है, यू हैव टू ड्रॉ 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन. लेकिन जैसे अब जरा इस सिचुएशन को समझो कि इसकी जरूरत कब पड़ती है. अगर आप वीडियो में शुरुआत से बने हैं तो आपने सुना होगा, मैंने बोला है कि 20 बच्चों के मार्क्स आए, 20 बच्चों के मार्क्स आए, ये बताया किसी ने, 20 बच्चों के ये मार्क्स आए. सपोज करिए कि एक प्रिंसिपल आए, उन्होंने बोला कि कितने बच्चे 13 नंबर लाए हैं, कितने बच्चे 14 नंबर लाए हैं, कितने बच्चे 15 नंबर लाए, दैट मींस हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड 15 मार्क्स. तो क्या ये जो आंकड़ा यहां पे बना हुआ है,
स्कैटर्ड डेटा यानी जो फैला हुआ डेटा, क्या इससे हम बता सकते हैं कितने बच्चे 13 नंबर लाए, कितने बच्चे 14 नंबर लाए, कितने बच्चे 15 नंबर लाए? बिल्कुल नहीं बता सकते। तो इसी के लिए ये जो रॉ डेटा होता है, रॉ डेटा को जो हम शेप देते हैं, दैट मीन्स कि हम आसानी से, जैसे कि जो हमारे जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं जहां पे आंकड़े रखे जाते हैं, कंट्रोल किए जाते हैं और आंकड़े आगे भेजे जाते हैं, वहां पे ऐसे ही पहले आंकड़ा आता है और फिर उस आंकड़ों को हम इस तरीके से बनाते हैं। अब देखिएगा, तो अब ये टेबल जब बनेगी तब आपको पूरा प्रॉपरली समझ में आएगा। पहला देखिए, ये मैंने बना लिया, इतने इतने मार्क्स ऑब्टेन थे। अब देखिए सबसे पहले क्या है, 13। तो मैंने क्या कि 13 में 1, ये पहला 13, दूसरा 12, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर से 12, 9, 13, 17, 18, 12, 13, 12, 8, 6, 9, 2 times 13। देखिए, जब भी हम फिफ्थ लाइन ड्रॉ करते हैं, हम फिफ्थ लाइन ड्रॉ नहीं करते हैं, हम इसको यहां से कट कर देते हैं। अब इसको बताता हूं ये क्यों होता है। 13 हो गया, फिर 12, 12 में भी हमने कट कर दिया, फिर 15। अब सबसे पहले जितनी बार ये आया है, ये फ्रीक्वेंसी हो गई 2, 1, 2, 2, 5, 5, लास्ट में 1, 1, 1। आपको यहां पे लिख लेना है टोटल। देखिएगा, अगर मैंने सही बनाया होगा तो 20 ऑब्जर्वेशन आएंगे। 2, 1, 3, 3, 2, 5, 5, 2, 7, 7, 5, 12, 12, 5, 17, 18, 19, 20। ये काम हो गया। अब इसको आपको क्या कर लेना, इस टेबल को आपको पूरी तरीके से अब क्लोज कर देना है। तो ये होती है आपकी, इस तरीके से आपकी टेबल होगी। ठीक है, यहां पे आपको एक लाइन खींच देनी है। बस यही है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जिसको कि हम कहते हैं बारंबारता श्रेणी। आप ये इसको कभी भूल ही नहीं सकते हैं। देखिए, अब इसमें जरा बात समझिए कि अब आसान है ना कि एक पेपर पे लिखा हुआ है, अगर ये पेपर पे लिखा है या कंप्यूटर पे लिखा है, किसी दूसरे आदमी को ये जानने के लिए, हाँ यार 6 नंबर 2 बच्चों का है, 7 नंबर इतने बच्चों का है, 8 नंबर इतने बच्चों का है। और अगर अब ये जो आप लाइन देख रहे हो, ये जो इस तरीके से मैंने यहाँ पे लाइन खींची, मैं क्या लाइन खींचूंगा जो बुक्स में रहती हैं, तो इस तरीके से जो दैट मीन्स व्हाट वी हैव स्टडीड वी आर टीचिंग दैट। तो इसमें क्या होता है, अगर मैं 5 के लिए ऐसे चलता चला जाऊं, 6 के लिए ऐसा, 7 के लिए ऐसा, 8 के लिए ऐसा, 9 के लिए ऐसा, 10 के लिए ऐसा, 11 के लिए ऐसा, 12 के लिए ऐसा, तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि कितने लोग थे और तुरंत हम उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। पर इसी की जगह अगर मैंने इस 13 को ऐसे कर लिया, 1 2 3 5, 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3। अब समझने वाला जिसको इसका नॉलेज और समझ जाएगा, 5 5 3 13। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इससे आप समझ गए होंगे डेटा क्या है और हमारा साथ में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनती है, बारंबारता श्रेणी कैसे बनती है। अब मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम लोग आते हैं मीन रेंज और मीन ऑफ टेबुलर डेटा पे। और किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो इस वीडियो में कमेंट करके आप बताइएगा कि सर यहां पे ये प्रॉब्लम है। जैसे मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपको आपकी हेल्प करने की कोशिश नहीं जरूर करूंगा, बस थोड़ा सा टाइम लग सकता है। सो आई एम गोइंग टू इरेज एंड नाउ आई एम इरेजिंग। ये मेरे को याद नहीं रहा, मीन ऑफ टेबुलर डेटा प्लस क्या था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल।
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक, अब देखिए मीन, जैसे जो लड़के क्रिकेट खेलते होंगे उन्होंने कभी सुना होगा या उनको पता होगा कि एक बैट्समैन का बैटिंग एवरेज होता है। आपने सुना होगा कि जो आपके मार्क्स आते हैं वो क्या होते हैं, वो एवरेज होते हैं। जो आप सारे सब्जेक्ट्स में मार्क्स लाए हो वो आपके परसेंटेज, वो आपका परसेंटेज होता है। जो आप सारे सब्जेक्ट में मार्क्स लाए हो उसको हम नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड कर देते हैं, फिर आपका परसेंटेज निकलता है। तो अब मीन समझना क्या है। मीन में मतलब आपने सुना होगा कि जो मैंने आपको बताया कि जो क्रिकेटर्स होते हैं उनका एक बैटिंग एवरेज होता है। तो जैसे मान लेते हैं विराट कोहली एवरेजेस 60 रन्स, तो ये सबको पता है कि बैटिंग एवरेज है भाई, बैटिंग एवरेज। पर बहुत सारे बॉयज ऐसे होंगे जिनको नहीं पता कि बैटिंग एवरेज क्या है, बस वो एवरेज एवरेज सब कर रहे हैं, वो भी एवरेज एवरेज कर रहे हैं। अब जरा बात समझते हैं, ये वाला टॉपिक अपना हो चुका है, डेटा हो चुका है, हमें ये पढ़ना है। देखिए मैं लिख लेता हूं 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स। ठीक, इस बार 50 में 36, 42, 15, 12, 9, 49, 68, 32, 18 एंड 17। ठीक है, या ऐसा करता हूं कि मैं थोड़ा सा इसको इजी कर लेता हूं क्योंकि कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगी। तो आप इसको 20, इसको मैं हल्का कर लेता हूं बिकॉज थोड़ा सा टफ हो सकता है आपके लिए। देखिए अब बच्चों हमें एवरेज निकालना है, हमें एवरेज निकालना है, दैट मींस हमें मीन निकालना है। तो मीन का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, मीन हमने यहां पे लिखा, हिंदी में हमने यहां पे माध्य लिखा, इस तरफ कर देता हूं माध्य। यहां पे एक मैंने लाइन खींची, यहां पे मैंने लिखा सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस आपने शुरुआत में इस वीडियो में देखा होगा कि जो हमारे पास जो ये आंकड़े हैं, और उसके बाद नीचे क्या आएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। दैट मींस जो डेफिनेशन होती है मीन की, मीन इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इंग्लिश बोल गया, मतलब मीन जब भी हम निकालते हैं इसका यह मतलब होता है बच्चों कि जो कुल पदों की संख्या, कुल पदों का योग है, उसको हम कुल पदों की संख्या से भाग दे देते हैं। पदों की संख्या से भाग दे देते हैं। यानी ये समझो बच्चों कि एवरेज होता है तो एवरेज या मीन जो है, सबको आप जो कुछ भी दिया हुआ है, 10 बच्चों के मार्क्स, 15 बच्चों के रन्स, 15 बैट्समैन के रन, 20 लोगों के कमाए हुए पैसे, तो आप क्या करोगे, सबको जोड़ दोगे और जितनी संख्या है लोगों की उससे आप उसको डिवाइड कर दोगे तो आपका मीन आ जाएगा। देखिए फॉर्मूला आपने ऐसे लिखा, 16 प्लस 12, आपको प्लस सब में लगाना है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं इसको दूसरी तरफ नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैंने फॉर्मूला जो हिंदी में वो लिख दिया। अब इधर सॉल्व करो उधर सॉल्व करो, आंसर तो वही आना है। 16, 12, 15, 12, 9, 19, 18, 9, 18 और 17। अब जरा देखिए बच्चों, आपको इतना बड़ा क्वेश्चन देख के डर लगेगा। सीटेट में बहुत सारी गर्ल्स होती है जिनको डर लगता है। 7th क्लास में तो बात ही छोड़ दो, जब सीटेट में डर लगता है तो 7th की तो कोई बात ही नहीं है। तो आपको इसको देख के घबराना नहीं। कैसे जोड़ेंगे, आप क्या करो, दो दो नंबर्स को जोड़ते चलो। ये 28 हो गया, ये 27 हो गया, ये हो गया 28, 9 और 19, 18 और 9 हो गया 27, 18 और 17 हो गया 35, और यहां पे सॉरी मैंने 2, यहां पे 10 होगा। ठीक, अब क्या करो, फिर से सेम रूल, इन दोनों को जोड़ो कितना होगा 55, इन दोनों को जोड़ो कितना होगा 55, इन दोनों, इसको अलग ये अलग रह गया था तो 10, ये हो गया 1 1 10,
110 अपॉन 10। अब इसको आपने जोड़ लिया 145/10। आंसर आपका आ गया बच्चों 14.5। 16, 12, 15, 12, 9, 19, 18, 9, 18, 28, 27, 28, 27, 35, 55, 55, 35, यस। तो इस तरीके से हम लोग मीन किसी भी ऑब्जर्वेशन का फाइंड आउट करते हैं। इस तरीके से हम लोग मीन किसी भी ऑब्जर्वेशन का फाइंड आउट करते हैं। तो मीन जब भी मिले घबराना बिल्कुल नहीं है। आपको जो भी दिया हुआ है उसको आप ऊपर ऐड कर ले, फिर जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड कर दें। बहुत बार आपका पूरा होल नंबर में आंसर आएगा, नेचुरल नंबर में आंसर आएगा, बहुत बार आपका पॉइंट में आंसर आएगा। ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन बहुत फंसाता है, जैसे कि इसमें इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके क्वेश्चन बनाता हूं। जैसे क्वेश्चन कहता है मीन ऑफ, ये क्वेश्चन है, मीन ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज 14.5 and the observations are तो आपको इस तरीके से दे देगा 16, 12, 15, 12, 9, 19, 18, 9, 18 एंड x। ये क्वेश्चन दिख रहा है स्टूडेंट्स। मीन ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज 14.5 एंड द ऑब्जर्वेशन एंड द रेस्ट ऑब्जर्वेशंस आर, यानी आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दे दिया और आपसे क्वेश्चन कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यानी ये तो मीन का कैलकुलेशन हो गया, एवरेज का कैलकुलेशन हो गया, या हिंदी में कहे तो माध्य का कैलकुलेशन हो गया। एक क्वेश्चन ऐसा जो कि सीटेट एग्जाम में ये भी आता है और ये भी आता है, पर इसके चांसेस आने के ज्यादा रहते हैं। देखिए करना क्या है, आपको यही काम करना है। आपने ऐसे लिखा माध्य, एक बार हिंदी में भी कर लेता हूं, कुल पदों का योग और बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। अब यहां पे आपको माध्य पता नहीं था, आपने यहां पे माध्य निकाला था, पर यहां पे आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको मीन ऑलरेडी गिवन है। तो आप क्या करेंगे, 14.5 यहां पे लिखेंगे और ये सारे ऑब्जर्वेशंस आपको लिखने हैं। सारे ऑब्जर्वेशंस मतलब यहां पे लास्ट में जो 17 था वो x आ जाएगा। जैसे कि मैंने बताया, मैं अलग क्वेश्चन बताने की जगह इसी क्वेश्चन को बताता हूं आपको कैसे x की वैल्यू निकलती है। तो 16 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 9 प्लस 19 प्लस 18 प्लस 9 प्लस 18 और लास्ट में हमारा प्लस x है, प्लस x। थोड़ा सा मैंने x को मैं चलिए दूसरे पेन से, दूसरे इंक से बना देता हूं, प्लस x। तो अब देखिए x को मिला के कितने ऑब्जर्वेशन है हमारे पास स्टूडेंट, 10, और साथ साथ इन्होंने क्वेश्चन में भी बोल रखा था कि 10 स्टूडेंट्स यानी 10 थे। अब आपको करना क्या है, इस नंबर का इस नंबर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये 1450 होगा, पर डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो हम यहां पे पॉइंट लगा देंगे, तो कुल मिला के ये 145 हो जाएगा। अब देखिए क्योंकि मैं इसको यहां पे जोड़ चुका हूं, 145 आया था, तो इन सबको जोड़ने पे कितना आता है, तो मेरे को तो पता है कि 17 में जरा देखते हैं। ये हो गया 28, ये हो गया 27, उसके बाद 12, 9, 19 हो गया 28, फिर हो गया 27 और ये हो गया 18 प्लस x अपॉन 10। अब इन सबको जोड़ के हम क्या करते हैं, 55 प्लस 18 प्लस x बाई 10। तो स्टूडेंट्स ये 110 और 18 128 प्लस x, सॉरी 10 यहां पे नहीं आएगा, 10 ऑलरेडी मल्टीप्लाई मैं कर चुका हूं, तो ये आएगा 145। अब आपको क्या करना है, अब आपने क्लास 6 में पढ़ा हुआ, अगर आप क्लास 7th में हैं और आप मीन पढ़ रहे हैं तो आपने क्लास 6 में पढ़ रखा है कि इक्वेशन, इतनी छोटी इक्वेशन कैसे सॉल्व करती, नंबर एक तरफ वेरिएबल एक तरफ, तो ये इस तरफ आएगा
तो 17 आया, यानी x का मान कितना आया स्टूडेंट्स? 17। तो ये था हमारा दूसरे तरीके का क्वेश्चन जो कि मीन में पूछा जाता है। आपको मीन दे देगा और अगर 20 ऑब्जर्वेशन है तो आपको 19 ऑब्जर्वेशन का या तो सम दे देगा या फिर 19 ऑब्जर्वेशन अलग अलग दे देगा। आपको सम निकालना होगा और फिर आपको x की वैल्यू निकालनी होगी। कभी कभी एक x रहेगा, दूसरा x+2 रहेगा, तो उसके लिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिलहाल आपका बेस इससे काफी क्लियर हुआ होगा। मीन क्या होता है, जो डेफिनेशन मैंने आपको बीच में बताई थी, मीन इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग द सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस as well and dividing it by the number of observation. Mean is calculated by adding the sum of observation divided by number of observation. ये हो गया मीन की डेफिनेशन, और इस तरीके से आपने देखा कि मीन को मैंने सॉल्व किया है। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, और जब आपको ये क्वेश्चन आएगा तब आप इस क्वेश्चन पे पहुंच पाएंगे। एंड द लास्ट, यानी हमारा मीन भी हो गया, ठीक है। अब हमको रेंज निकालना, रेंज सीख लेते, रेंज बहुत आसान है। मीन ऑफ टेबुलर डेटा, रेंज क्या होता है, जैसे इसी क्वेश्चन का मैं करूं, रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, यानी परिसर, हिंदी में अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, ठीक। अधिकतम मान क्या है, इसी ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात कर ले, इसी ऑब्जर्वेशन सबसे बड़ा नंबर क्या है, सबसे बड़ा नंबर मेरे को 19 दिख रहा है, और सबसे छोटा नंबर क्या है, सबसे छोटा नंबर 9 दिख रहा है। तो इस ऑब्जर्वेशन का रेंज कितना हो गया बच्चों? 10। 10 is the range of this observation, यानी परिसर क्या है? 10 है इस ऑब्जर्वेशन का, यानी अपना रेंज भी हो गया। अब मैं इसको लास्ट हमारा बचा है, बहुत जल्दी खत्म करते हैं। मीन ऑफ टेबुलर डेटा, यह वीडियो काफी लेंदी हो जाएगा, तो आप लोग इस वीडियो को बहुत अच्छे से 2 बार देख ले। 2 बार कहने का मतलब एक बार तो आपने देख ही लिया ऐसे, और जब एक बार आपने देख लिया इसको कि अगर आपको सही बात पढ़ना है, दैट मीन्स यू रियली हैव टू स्टडी, तो एक बार इस वीडियो को पूरा प्रॉपरली फिर से शुरुआत से लेके लास्ट तक देख ले। और मुझे नहीं लगता है कि जो ये सारी चीजें मैंने बताई हैं आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होगी। उस दूसरी बार के बाद एक बार अलग अलग स्टूडेंट के हिसाब से अलग अलग डाउट्स होंगे, तो उस डाउट्स को जहां जहां डाउट्स हो उसको आप आगे बढ़ा के पॉज कर करके क्लियर कर लीजिएगा। आपको कोई बुक, कोई दूसरा टीचर या कुछ और करने की जरूरत नहीं है। इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने के बाद दो बार मैंने आपको बता दिया कैसे वीडियो देखना, और तीसरी बार आपका अपना पर्सनल डाउट होगा, उसको उस तरीके से क्लियर करेंगे तो आप मीन में फॉर एवर तैयार हो जाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।